Ma'am, you are having multiple slide or your starting is with audio only? No, I have multiple slides and also video. I am unable to access your screen sharing. I don't know why. Some technical error is there. I'm checking it once again. Just give me a minute now. Okay, no issues. Take your time. जी sir. I'll do one thing. I'll make you host. Okay, main host. And Okay. after the completion, you make me host again. Okay. Okay. आज की टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्व स्किल के बारे में बात करने वाले हैं आयशा सिद्दीकी जी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है दिल्ली से। आयशा सिद्दीकी, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच यूसुफ भाई। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि हमें यूसुफ भाई ने बताया कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो बेसिक हम पहले शुरू करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या और उसको हम डील किस तरीके से कर सकते हैं। को डील करने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत होगी। किसी का अगर कोई क्वेश्चन होता है या कुछ कंसर्न होता है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकता है। हम एट द एंड लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फेमस कोट से, जिसमें उन्होंने बताया है हमें कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को डील करना चाहिए। और कोई भी काम हमें शुरू करने से पहले हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमें कोई ना कोई पॉजिटिव वे हमारी कुरान शरीफ और हमारी हदीस से हमें मिलती है। हर पॉजिटिव वे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ से मिलता है। तो मैं आज का अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कोट से शुरू करना चाहूँगी। नो वन मेक्स अ लॉक विदाउट अ की, दैट्स व्हाई अल्लाह वोंट गिव यू प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी, कोई भी ताला की चाबी नहीं, बिना कोई ताला ऐसा नहीं है जो बिना चाबी के हो। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो बिना सॉल्यूशन आपके पास आए। तो हमेशा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और हमें यकीन करना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आई है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी है। एक और फेमस कोट है, मैं उससे शुरू करूँगी अपने आज के प्रेजेंटेशन को। समटाइम्स द इजीएस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन द प्रॉब्लम। हमें लगता है कि बहुत बार हम लोग इसलिए प्रॉब्लम में आ जाते हैं बिकॉज हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते और उसमें पार्टिसिपेट कर देते हैं। मैं इसका रियल एग्जांपल अपने घर की ज़िंदगी से देना चाहूँगी, आप लोग भी बहुत ईजिली रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम इसलिए भी आ जाते हैं बिकॉज हम बोलते हैं। जब हम नहीं बोलेंगे, जब हमारी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी हम पीछे होकर अपनी प्रॉब्लम्स को से बच सकते हैं, उस प्रॉब्लम को पार्टिसिपेट करने से। बट बहुत सारे लोगों का कंसर्न होगा अभी कि हमें कैसे पता चलेगा हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। तो अभी हम आज के सिनेरियो से हम लेकर चलेंगे। आज जो हमारे हालात इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहे हैं उसको हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस की बीमारी है। तो हमें क्या इस वक्त इसमें करना चाहिए कि पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अब किसी का सवाल होगा कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये कोई हमारे लिए नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है और इसके लिए हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट करके खुद को प्रॉब्लम से बचाना पड़ेगा। प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम 2-3 चीज़ों के बारे में कर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रिकॉशन लिया कि हम मास्क लगाएंगे, हाथ धोएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को प्रिकॉशन करने के लिए अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को प्रिकॉशन करने के लिए हम घर में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सेव करेंगे। क्योंकि अगर मुझे है तो मैं बाहर निकलूँगी तो मैं बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में क्रिएट करूँगी। बट अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है तो मुझे बेस्ट तरीका है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट ना करूँ और मैं खुद को इंडिविजुअली अपने घर में रहूँ और इस चीज़ की अपनी फैमिली और अपने नेबर्स को भी बचाऊँ। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन क्या हुआ था, प्रॉब्लम सॉल्विंग आया कहाँ से था। हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी न किसी तक काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट आता है और कॉन्फ्लिक्ट आने की बहुत बड़ी वजह होती है कि हम प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते और उसको रिजॉल्व करने के बजाय उस पर आर्ग्यू करने लगते हैं। तो इस पिक्चर में मुझे बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन लगी कि कुछ लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ लोग अपने काम में बिजी हैं, बट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सारी चीज़ें कर रहे हैं।
तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं जानने की कि क्या व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम क्या समझते हैं। अगर इस बीच में किसी का कोई सवाल है तो वो नोट डाउन कर सकता है। हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, उसमें हम उसको आंसर करेंगे आपको। It is a method we use to understand what is happening in our environment, identify things we want to change and then figure out the things that need to be done and create the desired outcome. हमें देखना पड़ेगा, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे एनवायरनमेंट की ज़रूरत क्या है और हमें इसको चेंज करने के लिए, फिगर करने के लिए किस तरीके के आउटकम हमें चाहिए, उसके लिए हमें एक डिज़ायर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि हम आपकी अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। जब से हम लोग लॉकडाउन में आए हैं तो हमने लॉकडाउन के सिनेरियो में देखा कि हमारी ज़मीन ने बहुत सारे चेंजेस किया है। अब जितने एयर पॉल्यूशन की दिक्कतें थी वो ख़त्म हो गई हैं, ग्रीनरी जितनी सजावट थी वो बहुत अच्छी हो गई है। तो हम इन सब चीज़ों को देखकर सीख सकते हैं कि हमें अपने ज़मीन को किस तरीके से सेव करना है, अपने को किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है ताकि हम अपने ज़मीन को बर्बाद ना करें, अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद ना करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द कैपेसिटी and the ability to evaluate information and predict future outcomes. प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी है वो बेसिक एक एबिलिटी है हमारे अंदर। हम समझ सके कि फ्यूचर में इसके जो हम कर रहे हैं उसका क्या होगा। जैसे कि हम सब टीचर्स हैं और हम जानते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी, क्योंकि हम फ्यूचर नेशंस हैं और फ्यूचर नेशन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करें जो आजकल की सोसाइटी में खुद भी सर्वाइव कर सके और आने वाले जनरेशन को भी सपोर्ट कर सके। तो हमें बच्चों के अंदर ऐसी एबिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है कि वो खुद को प्रॉब्लम में डालकर समझ सके कि वो उसको कैसे निकलना है बाहर और किस तरीके से उस आउटकम से बाहर आ सकते हैं। द एबिलिटी टू सीक आउट नॉलेज सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम कामली एंड सिस्टमेटिकली विदाउट मेकिंग थिंकिंग। हमें देखना है कि हमें करना किस तरीके से है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो पार्टिसिपेट करके हमें लॉजिकल आंसर्स क्या हो सकता है, कैसे हम उसको कामली एंड सिस्टमेटिकली देख सकते हैं, किस तरीके से हायरार्की का हम देखेंगे अपने चैनल में ही। तो एक प्रिंसिपल होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर उस तरीके से हायरार्की में एक लेयर बना होता है। तो हमें सिस्टमेटिकली चलना है। बच्चों को हमें सबसे पहले समझाना है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर वो प्रॉब्लम समझ जाता है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी समझने की कोशिश करेगा। बट उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम को ही नहीं है तो वो कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा। मेरे हिसाब से और जनरली लोगों के हिसाब से भी ये चीज़ एक बहुत फेमस है, द प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप। हम ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, कोई भी हम पर्टिकुलर इंडिविजुअली लेके नहीं चल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में हम लोग को फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हमें देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, हमें भागना नहीं है उससे। अगर हम इस सिनेरियो में नहीं भाग सकते, ना ही हम अपनी क्लास के सिनेरियो से भाग सकते हैं। तो हमें देखना है कि बच्चों को दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, हमारे टीचिंग मेथड में या हमारे पढ़ाने के वे में या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग में। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किसको आता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या उसको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहला और अहम पॉइंट होगा हमारा कि हमें आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, हम कंसर्न रखते हैं एक्सप्लोर इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट आइडियाज। हमने बच्चों की प्रॉब्लम को समझ ली या अपनी लाइफ की प्रॉब्लम समझ ली, बट उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन भी तो होना चाहिए इस प्रॉब्लम से हम निकलेंगे कैसे। अगर हम प्रॉब्लम हमारे सामने है, हम उसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं रखते तो क्या हम उसके लिए आइडियाज़ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो हमें ज़रूरी है कि हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो और उसके बारे में हम आइडिया क्रिएट कर सकें। जैसे कि एग्जांपल मैं अपनी टीचिंग लर्निंग से ही दूंगी, क्योंकि हम सब टीचर्स हैं तो हम बैकग्राउंड जानते हैं अपना। जैसे किसी बच्चे को मेरी पढ़ाने में समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं जानूँगी उसी बच्चे को दिक्कत है या मेरी क्लास में सबको बच्चों को दिक्कत है। अगर मेरी क्लास के 30 बच्चे हैं जिसमें से 10 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब 20 नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ये ज़रूरी है जानना, मेरी एक एज ए टीचर होने की जिम्मेदारी है मेरी कि मैं समझूँ कि प्रॉब्लम उन 20 बच्चों में नहीं है। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे मेथड में है जो हम उनको डिलीवर कर रहे हैं। या तो हम बहुत मैकेनिकल हैं, हम बहुत हर चीज़ डायरेक्टली दे रहे हैं बच्चे को, या हमने बच्चों को वो स्पेस दिया है कि हम उसको प्रॉब्लम दें और उसको वो रास्ता बताएं कि यहाँ से निकल कर आपको आना है। तो हमें देखना पड़ेगा, अपने एक्सप्लोर करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को और आइडियाज़ को क्रिएट करना पड़ेगा।
उसके बाद हम चलते हैं सेलेक्ट द बेस्ट आइडिया। अब इतनी सारी आइडियाज मैंने निकाले कि टीचर किस मेथड में प्रॉब्लम थी, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल हमने यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, हमने देखा कि शायद बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, इन्वायरमेंट ऐसा था। तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर इन्फॉर्मेशन को जब हमने गैदर किया, एक्सप्लोर किया, तो हमने देखा कि नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये बेसिक प्रॉब्लम थी। और हमें देखेंगे कि हमारे बच्चों के लिए क्या सूट करता है। ज़रूरी तो नहीं है जो मैंने मेथड निकाला वो सब पे लागू हो, तो हमें ज़रूरी है कि हमें अपने एनवायरनमेंट, अपने कल्चर को समझकर उसके बेस्ट आइडियाज़ देने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है बिल्ड एंड टेस्ट द आइडिया। हमें क्या करने की ज़रूरत है, बिल्ड करने की ज़रूरत है और उस आइडिया को टेस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी हमने आइडिया निकाला है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे वो कितने हद तक कामयाब है। क्या ज़रूरी तो नहीं है जो मैंने प्लान किया वो कामयाब हो सकता है दूसरा उसका मेथड यूज़ करे वो बहुत कामयाब हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टेस्ट करना पड़ेगा। बिना टेस्ट किए तो हम बता ही नहीं सकते कि क्या रिजल्ट है हमारा। तो पहले हमें बिल्ड एंड टेस्ट का आइडिया करना पड़ेगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवेल्युएट द रिजल्ट। हमने जो भी इम्प्लीमेंट किया है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ तक सक्सेसफुल रहा है। अगर सक्सेसफुल नहीं रहा है तो उसकी वजह क्या है, फिर हमें प्रोज एंड कॉन्स में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये हायरार्की में चला नहीं आता है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कोई भी पर्टिकुलर एक चीज़ को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से 5 प्राइमरी स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की कौन से 5 स्टेप है जिसको हम आगे लेके चलेंगे तो हमें चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। इसके लिए हम पहले जानते हैं कि एनालाइज फैक्टर द कंट्रीब्यूट टू अनवांटेड सिचुएशन। हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सा सिचुएशन है जो अनवांटेड है और हम जिसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से हम वो जान ही नहीं पा रहे हैं। या बच्चे में अगर दिक्कत है, अपने हम लोग टीचिंग में देखें तो कि बच्चे में प्रॉब्लम है या टीचर में प्रॉब्लम है। टीचर में प्रॉब्लम में सिर्फ ऐसा नहीं कि टीचर खराब है, बट टीचर को समटाइम्स बच्चों की मेथोडोलॉजी के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, बिकॉज हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी के साथ डायमेंशन कर सकता है। तो हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कभी भी इंडिविजुअली बच्चों को देखेंगे तभी हम जान पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। हम एक ही चीज़ों को लेकर सब पे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है जनरेटिंग इंटरवेंशन एंड अचीव एंड गोल। हमें देखना पड़ेगा जो इंटरवेंशन हमने बनाया है, जो जनरेट किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल अपने हम लोग लेसन प्लान से लेंगे। हमने लेसन प्लान बनाया सारे बच्चों के लिए, क्लास के लिए, बट मैंने देखा कि 20 बच्चों ने तो मेरे लेसन प्लान से सीख लिया, उस एक्टिविटी से सीख लिया, बट ज़रूरी तो नहीं है वो इतना इफेक्टिव था कि वो 30 की 30 सीख जाएँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इंटरवेंशन को दोबारा से अचीव करने, गोल को अचीव करने के लिए हमें इंटरवेंशन को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है ये एक्टिविटी जो मैंने कराई है, ये जो मैंने पढ़ाया है मेथड, ये बहुत ज़्यादा इनसे सूट नहीं करता, तो उनके लिए हम दूसरा मेथड भी यूज़ करेंगे। इवेल्युएट बेस्ट सॉल्यूशन। अब हमें देखना है कि इवेल्युएटिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि मैं इस 5 चीज़ों को फॉलो करूंगी तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व से निकल जाऊंगी। बट हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग है, हर किसी की लाइफ की चीज़ें अलग अलग है। हम बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में क्या है तो उनके लिए अलग अलग है। हो सकता है मेरा बच्चा नहीं समझ रहा हो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, बिकॉज उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो हमें जानना पड़ेगा कि बच्चों में प्रॉब्लम कहाँ है। ये नहीं है कि टीचर में दिक्कत है, दिक्कत हो सकती है बच्चे में हो कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड ना हो। तो हमें उसके बेसिक ग्राउंड को भी जाकर देखना पड़ेगा। तो जो हम इवेल्युएटिंग करेंगे बेस्ट सॉल्यूशन की, उसके लिए बेस्ट क्या है, जब मैं जान जाऊंगी कि बच्चे में ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो मेरे लिए यही बेस्ट है कि मैं उसको कॉन्सेप्ट पे काम करूँ, ना कि मैं उसको आगे बढ़ाऊँ। अभी तक हमने प्लानिंग की बात की, प्लानिंग हमने कर लिया। अब क्या है इम्प्लीमेंटिंग अ प्लान। हमने जो भी प्लान बनाया है उन बच्चों के लिए या हमारे लिए कि हम इस प्रॉब्लम से इस तरीके से निकल सकते हैं, तो हमें उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बिना एग्जीक्यूट किए हम नहीं बता सकते कि ये कितना सक्सेसफुल रहा है और कितने हद तक हमें कामयाबी मिल सकती है। तो हमें ज़रूरी है कि हम उसको पहले इवेल्युएट करें, इम्प्लीमेंट करें, फिर उसके बाद इवेल्युएट करें। असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ योर इंटरवेंशन। आपने जो भी इंटरवेंशन किया है या जो भी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की है, जो भी प्लान्स बनाए हैं, तो उसको इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम बच्चों पे जाते हैं और अपने इवेल्युएशन सिस्टम पे लेते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर किसी का बीच में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बीच बीच में आप लिख कर अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिए, हम उसको लास्ट में लेंगे।
इस पिक्चर में मुझे बहुत सारी चीज़ें लगी जो कि हमसे बहुत रिलेटेड थी, तो मैंने इस पिक्चर को डाला कि किसी भी Just for solution the को general निकालने- information, if anybody wants to ask a question, they can put it in chat box also. and also raise your hand if you want anything. शुभू सर, Continue. शुभू सर, एक मिनट सर। सर ये सेशन के ताल्लुक से एक बार बोल दो सर। सब एक 9 मिनट हो गए, रिमेनिंग 9 मिनट है सर। हाँ, remaining फिर हम 9 से रीजन करेंगे सर इंशाल्लाह। yeah, as Asghar sir is telling, very rightly mentioned at right time कि सेशन जो है 40 मिनट्स में ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सो इट इज माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट, रीजॉइन इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेशन। ओके सर, जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर। अब हम बात करें, इसको मुझे बहुत ज़्यादा रिलेट लगा मुझे, क्योंकि सॉल्यूशन सबकी लाइफ में है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करते हैं। तो इसमें मल्टी वर्ड का यूज़ किया गया है। हमें देखना पड़ेगा कि हम एवरीडे पार्टिसिपेट कहाँ कर रहे हैं। एक्चुअली हमें उसमें ज़रूरत है पार्टिसिपेट करने की, ब्रेन स्टॉर्म करने की, प्रोसेस को समझने की, कपल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो हम ख़त्म कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है एज अ टीचर और एज अ ट्रेनर हमारे लिए ज़रूरी है समझना, एज अ इंडिविजुअल भी, कि हमें अपने वर्क पर किस तरीके से काम करना है। तो जब हम कंबाइन टुगेदर होकर काम करते हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जब हम इंडिविजुअली खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो वो क्वालिटी नहीं आ पाती। तो हमें समझने की ज़रूरत है टीम वर्क टू अंडरस्टैंड द सॉल्व द प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम है तो शायद मैं आपसे सजेशन लूँगी तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग सजेशन आएंगे, तो प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। तो हमें अलग अलग लोगों के नज़रिए से अपनी टीम का जो नज़रिया है उसको लेना पड़ेगा। हम नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, द स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स क्या हैं जो हमें खुद में और बच्चों में डेवलप करने की ज़रूरत है। बेसिक इसमें 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मेंटल स्किल्स एंड एनालिटिकल एंड क्रिएटिव स्किल्स। Analytical and logical thinking include skills such as ordering, comparing, contrasting, evaluating and selecting. हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से ऑर्डरिंग कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम्स तो हमने निकाली कि ये प्रॉब्लम हमारे बच्चों के साथ आ रही है या हमारे साथ आ रही है, तो हमें इसको ऑर्डर में लाना पड़ेगा कि दिक्कत है कहाँ। सबसे पहले उसका बेस चेक करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम यहाँ से है तो प्रॉब्लम के कॉज क्या है। फिर हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि कंपैरिजन में कि हम कहाँ आ सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। फिर कंट्रास्ट करना पड़ेगा अपने सिचुएशन से लेकर कि हम उसको किस तरीके से 2-3 चीज़ों को मिलाकर, ये चीज़ों को मिलाकर हम किस तरीके से उससे निकल सकते हैं। फिर हमें इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होगी कि हमें कहाँ पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि किस तरीके से उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमेशा प्रॉब्लम स्किल्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, वो हमेशा लॉजिकल फ्रेम होना चाहिए, फ्रेमवर्क पे। ऐसा ना हो कि हम मतलब ग्राउंड रियलिटी होना चाहिए उसका। तो समझने की ज़रूरत है हमें कि हम कहाँ से काम करेंगे, किस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। इट प्रोवाइड अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हेल्प टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज अवेलेबल बाय नैरोइंग डाउन द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी। जो भी रेंज हमारा है, जो भी हमारी एरिया से प्रॉब्लम की है, उसको हमें रेंज करना पड़ेगा कि वो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरीके से हेल्प कर सकती है और उसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मैं कहाँ जाकर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती हूँ। क्रिएटिव थिंकिंग इज अ डाइवर्जेंट प्रोसेस यूजिंग द imagination to create a large range of ideas for solution. It requires us to look beyond the obvious, creating ideas which may at first seem unrealistic, have no logical connection with the problem. हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी क्रिएटिव थिंकिंग में। हम बच्चों को इतना स्पेस दें कि वो इमेजिन कर सके कि अगर वो इस प्रॉब्लम में है तो उससे बाहर कैसे निकल सकता है। ऐसा नहीं है जो पहले से ट्राई एंड एरर में आया है वही सही है। हो सकता है जब इवैल्यूएट हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो एक नया थिंकिंग प्रोसेस हमारा क्रिएट होता है। बिकॉज किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश करते हैं या उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एक नया डायमेंशन भी मिलता है उन सब चीज़ों को सीखने का। The creative thinking skills can be divided into several key elements. हम उसमें several key elements में बेसिक 3 elements है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी फ्लुएंसी क्या है, कि हम ऐसे आइडियाज़ क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बच्चों को बहुत हेल्प करेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्या हमने ऐसा प्रोड्यूसिंग उसको ऐसे आइडियाज़, ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया है कि वो खुद को अंडरस्टैंड कर पाए और उस चीज़ों को समझ पाए।
फ्लेक्सिबिलिटी, हम कितने फ्लेक्सिबल हैं उस चीज़ों को लेकर। जैसे एज ए टीचर मुझे समटाइम्स लगता है और हमारे रियल लाइफ में होता है कि हम बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर कंसर्न होते हैं, जो हम बता रहे हैं उतना ही डिलीवर हो। क्या हम इतने एक्सेप्टेबल हैं, हम इतने फ्लेक्सिबल हैं कि हम चीज़ों को ले सकें? बच्चों के आइडियाज़ भी हमें लेने की ज़रूरत है कि हो सकता है मैंने जो मैथड बनाया वो ज़रूरी है वो इफेक्टिव हो, बिकॉज मैं उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, बट उन्होंने रियल लाइफ का भी उतना नहीं देखा है, और वो चीज़ें को छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट करके भी फ्लेक्सिबल हम रहेंगे तो वो हमें आइडियाज दे सकेंगे। प्रोड्यूसिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ आइडियाज, हमें पास एक बहुत ब्रॉड रेंज रहेगा जब हम बच्चों को प्रॉब्लम्स के बारे में उनको खुलकर बात करने के लिए उनको एक मौका देंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि वो उनके स्किल्स डेवलप हो सके। एलेबोरेशन, प्रोड्यूसिंग अनकॉमन आइडियाज, हमें देखने की ज़रूरत है कि कॉमन आइडियाज़ तो सबके पास है कि हम अगर ये चीज़ हो रही है तो ये करना है, बट अनकॉमन इससे और भी कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब 10 लोग का दिमाग मिलता है तो कुछ नया निकल कर आता है। 10 अलग अलग लोगों की जब प्रोडक्टिविटी आती है तो प्रोडक्टिविटी में एक 11वां जो चीज़ बनकर निकलता है वो एकदम अलग होता है। तो हमें ज़रूरी है कि हमें एलेबरेट, हम पहले फ्लुएंसी दें, बच्चों को उतना स्पेस दें, बच्चों को ही अपनी लाइफ में इतना स्पेस दें कि हम अंडरस्टैंड कर सकें और आइडियाज़ निकाल सकें। फिर इतना फ्लेक्सिबल हो हम कि चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उसको खुद कर सकें और उसके एलेब्रेशन के पार्ट में भी जा सकें। सम की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्लूड, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, मैं 4-5 चीज़ों के बारे में बेसिक आपका कंसर्न लाना चाहूँगी। इसमें है टीम बिल्डिंग, हमेशा जब हम काम कर रहे हो तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारी टीम बिल्डिंग कैसी है, हमें टीम को सबको यूनिटी के साथ चलना है। हो सकता है सबकी पर्सपेक्टिव अलग अलग हो, बट पर्सपेक्टिव अलग है इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि वो गलत है। हो सकता है आपकी पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर अलग हो, मेरी अलग हो, तो मैं गलत या आप गलत नहीं हो सकते। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें एक टीम बिल्डिंग करने की ज़रूरत है जहाँ पर हम चीज़ों को पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकें। एक टीम में एक यूनिटी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की। बहुत फेमस कोट है जिसको मैं ट्रांसलेट करके छोटे से वर्ड में बताना चाहूँगी कि जो हम बोलते हैं वो हमारी नॉलेज है, बट जब हम सुनते हैं तो हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमारे वोकैबलरी और बहुत सारी चीज़ों को एनहेंसिंग होती है। तो हमेशा हमें एक एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, लिसनर होना चाहिए, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन सके। जो ज़्यादा अच्छा सुनता है वो ज़्यादा अच्छा बोलता है। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट मैंने देखा है और रियल लाइफ में अपने क्रिएट भी किया है कि जब मैं ज़्यादा अच्छा सुनती हूँ तो मैं बहुत अच्छा बोल पाती हूँ, बट मैं जो बोलती हूँ वो सिर्फ मेरी ही तक है, तो मेरी ही नॉलेज है, बट मैं सुनती हूँ तो मेरी नॉलेज में भी इन्हांसिंग होती है और चीज़ों को मैं एक्टिवली सीख भी पाती हूँ। तो हमेशा हमें एक्टिव लिसनर होना चाहिए ताकि हम सुन सके दूसरों की प्रॉब्लम्स को। जब हम दूसरों की प्रॉब्लम्स या किसी भी चीज़ के बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलते हैं। बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस। हम एज अ टीचर, एज अ नेशन बिल्डर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी चीज़ों को अपग्रेड रखें। हमने जो एजुकेशन हासिल की है, हो सकता है मैंने अभी हासिल की है 4 साल पहले, तो मेरी एजुकेशन अपडेट हो, बट इसका मतलब नहीं 4 सालों में इवैल्यूएशन बहुत सारे हुए, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं एजुकेशन सिस्टम में, बहुत सारे एनालिसिस हुए हैं। तो ज़रूरी है हमें खुद को कि इतना फ्रीडम देना, इतना फ्लेक्सिबल रहना कि हमेशा हम सीख रहे हैं लर्निंग के प्रोसेस में। तो हमें ज़रूरी नहीं कि मैंने 10 साल पहले बीएड कर लिया या 10 साल पहले जो एजुकेशन की डिग्री ले ली वो बहुत प्रोडक्टिविटी थी। मेरे प्रोडक्ट का सवाल नहीं है, मेरा है कि मैं कितना सीख कर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए भी हम समझ सकें। अब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम आजकल की सिनेरियोज की बात करें, कोविड-19 में ही हमने अपनी क्रिएटिविटी को कहाँ किया है, स्किल्स को बिल्डअप कहाँ किया है। हमने कोविड-19 में अपने स्किल को यहाँ बिल्ड किया है कि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल फ्री नहीं थे, टीचर्स स्पेशली बहुत ज़्यादा कमांड यूज नहीं थे बट हमने इन दौरान, कोविड-19 के दौरान, अब पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान हमने अपने स्किल्स को एनहांस किया। हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल फ्री हो गए हैं। हमने अपने समझने की कोशिश की है हम लोगों ने इस दौरान कि हम सेशंस ले भी सकते हैं इस दौरान और सेशन दे भी सकते हैं। बच्चों को हमने बहुत सारे टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाया होगा, तो प्रॉब्लम ज़रूर आई है, बट उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए भी हमारे पास सिनेरियो होगा। तो हमें क्रिएटिविटी भी दिखानी है कि हम कहाँ पर बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास होना चाहिए। हमेशा हम मैंने अभी तक के सेशन में बोला, हम नेशन बिल्डर हैं क्योंकि हम टीचर हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं ऐसा।
तो हमें बच्चों को इतना कम्युनिकेशन स्किल्स में बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को भी और अपने आने वाले बच्चों को। जो हम टीचर हैं, एज अ गार्जियन भी हम काम करते हैं, एज अ टीचर भी हम काम करते हैं, तो हम बहुत सारे बच्चों के साथ डील करते हैं। तो बच्चों के अंदर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी बात रख सकें, दूसरों की बात सुन सकें और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बना सकें। तो उनको इतना मौका हम टीचर्स होने के नाते दें कि वो अपनी बातों को हमारे प्लेटफॉर्म पर रख सकें। डिपेंडेबिलिटी ना हो बच्चे के अंदर या हमारे अंदर कि हम किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, नहीं मुझे ये तो नहीं आता, मैं नहीं सीखता। क्यों? हमने इस दौरान टेक्निकल फ्री होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी, मैं बहुत टेक्निकल फ्री नहीं थी सिस्टम्स को लेकर, ऑनलाइन को लेकर, बट इस कोविड-19 के दौरान, इस सिनेरियो के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया और मैंने अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए हैं। तो हम इस चीज़ में अपने आप को भी एनहांस कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी एनहांस कर सकते हैं। तो डिपेंडेबिलिटी भी ना होनी चाहिए बच्चों के अंदर कि वो एकदम डिपेंड रहे कि हमारे मम्मी पापा ही हमें करके देंगे या हमारे टीचर्स ही करके देंगे। प्रॉब्लम में डालकर हम उनको सॉल्यूशन देंगे और उनको बोलेंगे आप उससे निकलिए। हम रास्ता ज़रूर बताएंगे, हम एज अ फैसिलिटेटर काम करेंगे, एज ए डोमिनेटर काम नहीं करेंगे। हम टीचर का काम होता है बच्चों को फैसिलिटेट करना, उसको बताना कि ये रास्ते पे चलेंगे तो आप कामयाबी की इस मंजिल पर होंगे, और उसको डिसीजन मेकिंग बनाना, डिसीजन मेकर हो वो अपने लाइफ का, और उसको गलतियां करने देने का मौका दें कि हम वो गलती करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, तीसरी बार तो हम परफेक्शन पे नहीं आएंगे। तीसरी बार में हम हो सकता है परफेक्शन पे आ जाए। तो हमें ज़रूरी है कि हम डिसीजन मेकिंग भी हो और डिसीजन मेकिंग का उसको ऑप्शन भी दे, वो समझ सके। ये सारी चीज़ें हमने जो अब तक पढ़ी वो इंटर रिलेटेड है, कोई भी इंडिविजुअल नहीं चल सकता। Sorry. How to improve your problem solving skills? Acquire more technical knowledge in your field. हमें क्या ज़रूरत है? अपने फील्ड में जो एक नॉलेज की ज़रूरत है टेक्निकली, वो बहुत एक्वायर करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल फ्री नहीं थी मैं इससे पहले कि मैं सिस्टम को, ऑनलाइन क्लासेस को, ऑनलाइन पढ़ने को मतलब ले सकूँ। बट मैं इस दौरान मैंने देखा कि हम लोगों ने ये एक्वायर किया। मैंने अपने एजुकेशन फील्ड में जाने की बहुत सालों, 4 साल से काम करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई। तो मैंने टेक्निकली उसको नॉलेज को लिया और एक्वायर करके अपने फील्ड में यूज़ करने की कोशिश भी की है। सीक आउट अपॉर्चुनिटी टू प्रॉब्लम सॉल्व। हमें देखना पड़ेगा वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड बच्चों को खुद को करनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा हमें सीखने की लर्निंग में होना चाहिए। डू प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी प्रैक्टिस करें, रिजॉल्व करें उसको। हम उससे भाग नहीं सकते, किसी भी प्रॉब्लम से हम भाग नहीं सकते। हमें ज़रूरी है कि हम उसको प्रैक्टिस करें कि हम किस तरीके से सिनेरियो को निकल सकते हैं। हो सकता है सिनेरियो अलग अलग हो, तो सिनेरियो को एनालाइज करिए, एनालाइज करके उस प्रॉब्लम तक पहुँचने की कोशिश करिए। ऑब्जर्व हाउ अदर्स प्रॉब्लम सॉल्व। हमें देखने की ज़रूरत है। हो सकता है मेरा जो मेथड हो प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो, बट मैं देख रही हूँ दूसरे लोग उस प्रॉब्लम में जा रहे हैं तो बहुत इजीली निकल जा रहे हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि वो लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं। हम उनसे शेयर कर सकते हैं, हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। 3 तरह के लोग हैं। दोज हु मेक थिंग हैपन, दोज हु वॉच थिंग हैपन एंड दोज हु वंडर व्हाट हैपन। एक वो लोग हैं जो हो रहा है उसको देख रहे होते हैं, एक वो लोग हैं जो सिर्फ करके सीखते हैं, और एक वो लोग हैं जो देख के सीखते हैं, एक वो लोग हैं जो इसको एक्सप्लोर करके सीखते हैं। तो अमेरिकन बिजनेसमैन है मैरी के ऐश, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि 3 तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जो प्रॉब्लम में जाकर सॉल्यूशन को निकलते हैं, एक वो लोग हैं जो सिर्फ देखते हैं और उसको समझते हैं, और एक वो लोग हैं जो उसको समझने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बाहर क्या इफेक्टिवनेस है उसमें, उसकी कोशिश करते हैं। इनिशिएटिव इज डूइंग द राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड। हमें देखने की ज़रूरत है, इनिशिएट करने की ज़रूरत है कि राइट थिंग क्या है और उसको काम करने की ज़रूरत है। 10 ways to get employer take initiative. सेट एन एक्साइटिंग गोल। हमें ज़रूरत है कि अपने लाइफ के लिए या बच्चों की लाइफ के लिए, किसी के भी लिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, उसके लिए एक एक्साइटिंग गोल होना चाहिए। अब मुझे टीचर बनना है तो टीचर बनने के प्रोसेस का मेरा, क्योंकि टीचर क्यों बनना है मुझे, एक्साइटिंग मेरा कोई ना कोई एम होगा उसकी वजह से। तो वो जो मेरा गोल है वो बहुत एक्साइटिंग होना चाहिए। मेक इट पर्सनल, वो आपका पर्सनल हो सकता है। क्रिएट रूम
फॉर एक्सपेरिमेंट, हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें, चीज़ों को जान सकें। शेयर योर एक्सपेक्टेशन, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है आपको लेकर या लोगों को लेकर या बच्चों को लेकर, तो वो भी हमें शेयर करने की ज़रूरत है। फैसिलिटेट चेंज, हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो फैसिलिटेटर के तौर पे जो काम किया है उसमें हमें क्या चेंज करने की जरूरत है। हो सकता है मैंने बहुत डायरेक्ट अप्रोच यूज़ किया हो आपके साथ, जो कि इनडायरेक्ट होता तो बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो हमें अपने चेंजेस में भी ये रखना पड़ेगा। क्रिएट ए सेफ एनवायरनमेंट, हमें अपने आप के लिए भी और बच्चों के लिए भी एक एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। रिवॉर्ड चेंज मेकर, जो भी चेंज कर रहा है ऐसा हमें रिवॉर्ड रखना पड़ेगा। जब किस एग्जांपल मैं अपनी क्लास से दूंगी, जो मैंने क्लास का रूल बनाया कि जो भी मेरी बात को, जो मेरी क्लास का रूल है उसको फॉलो करता है, तो हम उस चीज़ में उस बच्चे को वीक ऑफ द ईयर, मतलब वीक ऑफ द बच्चे का नाम लिखे, दिस वीक दिस चिल्ड्रन इज डूइंग ग्रेट जॉब, उसके स्टेटमेंट के साथ फोटो पे हम लिख देते हैं। तो बच्चे इतना इंकरेज होते हैं कि अपने क्लास को रूल्स को फॉलो करने के लिए और अपनी चीज़ों को फॉलो करने के लिए। तो हमें जो भी है वो रिवॉर्ड देना पड़ेगा उसके लिए। मेक इट फन, हमें अच्छे से और इसको ऐसे करना पड़ेगा कि उसको बर्डन ना लगे। बर्डन के तौर पे हम कुछ भी नहीं सीखते जब तक हमारी लर्निंग में मज़ा नहीं होता है। कीप इट ईजी, हमेशा ईजी फॉर्म में रहें। जैसे कि मैंने कहा, हमेशा हम डायरेक्ट ना जाएं, इनडायरेक्ट अप्रोच पे चलेंगे तो बच्चे या हम ज़्यादा अच्छे से सीखें। हम जब बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है कंपेयर टू हमारे टेक्स्ट के बताए हुए से। बी द एग्जाम्पल, हमेशा हमें एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करना पड़ेगा बच्चों के लिए और हमें वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि देखो आपके ही दौर से हम भी यहाँ आए हैं, तो हमें एक एग्जाम्पल भी क्रिएट सेट करना पड़ेगा। हाउ टू डेवलप योर इनिशिएटिव, डेवलप अ करियर प्लान, हमारा करियर प्लान क्या है वो बहुत मैटर करता है। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब तक हम सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होंगे हमें कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं कर सकता। बिकॉज मुझे कोई बार बार बोले आप बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छा बोलते, बट बहुत अच्छा बोलने के लिए भी मेरे अंदर भी तो सेल्फ होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा मेरे अंदर, खुद के अंदर, तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। इसीलिए टीचर्स को बोला जाता है आपको बार बार बच्चे को नहीं बोलना है ये बच्चा ख़राब है, ये बुरा है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब हम बच्चे को एक मौका देते हैं उसको कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बनने का, तो वो कुछ भी कर सकता है। फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट, हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना पड़ेगा कि जिसमें बच्चे या हम अपने आप को, अपने पोटेंशियल्स को इम्प्रूव कर सके। जैसे मैंने कि एग्जांपल दिया था, कम्युनिकेशन हमें बच्चों को देना पड़ेगा जिसमें वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और अपने पोटेंशियल को इम्प्रूवमेंट के तौर पे ला सके। सेंस चेक योर आइडियाज़, उसको चेक करने का सेंस होना चाहिए कि उसने जो आइडियाज़ दिया है वो कहाँ हद तक कामयाब रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स को आ रही हैं। डेवलप रेशनल परसिस्टेंस, हमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ों की रेशनल की ज़रूरत है। फिर हमें उसको फाइंड बैलेंस, हमें देखना पड़ेगा कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत हायरार्की में अपना कैरियर प्लान सेट गोल कर लिया है, बट दिक्कत क्या है कि मेरा वो बैलेंस नहीं है मेरी फैमिली के साथ, मेरी टाइम शेड्यूल के साथ, मेरी क्लासेस के साथ, मेरी चीज़ों के साथ, तो वो हमें मैनेज भी इसको साथ में करना पड़ेगा। 6 steps टू डेवलप इनिशिएटिव, इसमें 7 पॉइंट लिखा है। किसी का सवाल हो सकता है कि 7 लिखा है आप 6 बोल रहे हैं, तो वो एक चीज़ है जो कि कॉमन है, लास्ट वाली डेवलप परसिस्टेंस एंड फाइंड बैलेंस वाला, जो कि हमने पीछे अभी डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच। अगर किसी का सवाल है या Thank you so much, ma'am. I'll be telling you the question that Shamsia Mustir ma'am is asking. Please mute everyone's mic, please. Hello. Yes, we are having question from a ma'am who's telling during COVID-19, how can we teach primary students as Telangana government stated not to go for the online classes? वो समझे मैम, आपसे यही बोलूँगी, हर स्टेट की हर चीज़ों की ज़रूरत अलग अलग है, तो हमें देखने की ज़रूरत है कि हमें काम कहाँ करने की ज़रूरत है। अगर आपके स्टेट में ये बैलेंस नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, तो हम नहीं ले सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम रियली सॉरी।
Hello? Another question from the ma'am is when students were attending the school, Hello? they were learning. Now at home, students are not learning. What parents should do so that their student can learn at home? मैम इसमें मेरा आपका यही आंसर होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ, आप कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। बिकॉज बच्चों के साथ हम देखते हैं जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं तो जब हमारी क्लास में बच्चे होते हैं तो हम उसको फिजिकल अपीयरेंस देते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों में दिक्कतें कहाँ हैं। बट अब हम बहुत दूर हैं बच्चों के उससे, तो हमें उन पेरेंट्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, उनको समझाने की कि हमें कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है और हमें पेरेंट्स को इनकरेज करने की ज़रूरत है कि बच्चे सीखें। अब हम लर्निंग को हम किस तरीके से फ़न बना सकते हैं, जैसे कि हमने सीखा मेक इट फन। हमेशा हम उसको फ़न के साथ सिखाएंगे क्योंकि बच्चों के साथ हम सोचें कि डायरेक्ट मेथड पे पेरेंट्स को डायरेक्टली जाते हैं ना, बट हम टीचर होने के नाते, ट्रेनर होने के नाते हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू जाते हैं, हम डायरेक्टली नहीं जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको सिखाएं, बट अभी जो जिम्मेदारी हमने थोड़ी सी अपनी साझेदारी के साथ हमने किया है पेरेंट्स के साथ, कि थोड़ा सा वो भी करें और जहाँ गाइडलाइंस की ज़रूरत है वो हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि मैम हमें यहाँ आपकी हेल्प की ज़रूरत है, हम इसको किस तरीके से करें। आज के ज़माने में हम बात करें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है चीज़ें हमारे पास जो हम बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। मैं एक इसका एग्जाम्पल बेसिक दूंगी मैम आपको। पहले हमें बच्चों को ए और बी का साउंड सिखाने की दिक्कतें होती थी, बट आज इतनी सारी वीडियोज़ हैं जो बच्चों के हम सिखा सकते हैं उन्हें। तो अब ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा बच्चों के लिए आइज़ के लिए इफेक्टिव नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को आप उसको लें। 5 मिनट में अगर बच्चा उसको देख के सीख रहा है, जैसे आज मैं एक एग्जांपल दूंगी, मेरे बच्चे ने ए और बी का साउंड सीखा है, तो मैं रोज़ उसको 10 दिन में शायद वो 20 वर्ड्स को प्रैक्टिस करा सकती हूँ। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकती हूँ। कुछ लोगों का शायद इसमें सवाल हो सकता है कि हर किसी के पास ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। Thank you very much, ma'am. Aisha Siddiqui, ma'am. We are having with us a lot of dignitaries that we haven't welcomed now. We are having with us Mir Mumtaz Ali Sahab, Farooq Tahir Sahab, Mohammad Mahmood Ali Sohail Sahab, Mohammad Anwar Sahab, Asma Zareen ma'am with us. So we'll get the reaction, we'll take the reaction from inshallah all of them. I humbly asked Mir Mumtaz Ali sir, please share their thoughts on today's session. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ आ रही सुबुर साहब? जी हाँ मुमताज जी जी। सर मैं आयशा सिद्दीक़ा मैडम को एक बार मतलब ममनून मशकूर हूँ कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स पर काफ़ी अच्छे अंदाज में जो भी टीचर्स हमारे इसमें जॉइन हुए हैं उनके सामने अच्छे प्रेजेंटेशन के ज़रिए से आपने कोशिश की। इस मौके पर मैं आपका आईटा तेलंगाना की जानिब से शुक्रगुजार भी हूँ और काफ़ी अच्छे आपने एग्जाम्पल्स के साथ हमारे सामने बात रखने की कोशिश की है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहे हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं समझता हूँ कि इसको समझने की कोशिश की है। और मैं इस मौके पर जनाब असगर हुसैन साहब वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो तेलंगाना के हैं उनकी काफ़ी कोशिशें रही हैं ऑनलाइन लेक्चर रखने के लिए, काफ़ी टीचर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। इस मौके पर मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और मैं हैदराबाद टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने होस्ट के ज़रिए से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश की। सबूर साहब और महमूद अली साहब का फिर एक मरतबा मैं आयशा सिद्दीक़ा मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ आईटा स्टेट तेलंगाना की जानिब से। खुदा थैंक यू वेरी मच सर। इट्स बीन ऑनर टू हैव यू विद अस कि मैं खुद को प्रेजेंट कर पाऊँ और अपनी नॉलेज को दूसरों तक ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस सिनेरियोज में हमें चीज़ों को समझने की, क्योंकि कल की केसेस को ही लेकर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की ही बात करें तो सर ने ये तो सर ने स्टार्टिंग में कहा था कि हम कल के सिनेरियोज को ही देखें। एक एक्टर रहे हैं हमारे, बहुत टैलेंटेड रहे हैं, वो चले गए दुनिया से क्योंकि वो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाए, वो अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाए। तो उस चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम क्या हमारे लिए इतना हावी हो गई है कि हम अपनी लाइफ को दें। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इस सिनेरियो में हम इस बारे में बात करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना मौका दिया है। And we are having Farooq Tahir sir with us. We'll get him on the board. Farooq Tahir sir, please. Farooq Tahir sir, can you listen to me, sir? Yes, I'm getting you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आयशा सिद्दीक़ा टीचर का आयशा शफी साहबा का मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं
हैं हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के। मैं समझता हूँ कि हमारे टीचर्स उन नुकात पर अमल करते हुए जो भी उनकी ज़िंदगी में, इसके अलावा उनके टीचिंग लर्निंग के जो प्रोसेस है उसके दौरान जो भी परेशानियाँ आएंगी उसको आपके बताए गए स्किल्स के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करेंगे। मैं आयटा तेलंगाना की जानिब से आपका और तमाम पार्टिसिपेंट्स का, ख़ास तौर पे जनाब असगर हुसैन साहब का और अब्दुल सबूर साहब का और हैदराबाद टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लॉकडाउन के पीरियड में भी असातिज़ा तक लगातार अपनी सही व काबिश के ज़रिए से असातिज़ा तक पहुँच रहे हैं, उनके पास मालूमात फराहम कर रहे हैं, उनको नए नए महारतों से उनको मुत्तसिफ़ करते जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़िंदा कौमों की निशानी है। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। फारूक ताहिर सर का एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि टुमारो वी आर हैविंग सेशन ऑफ फारूक ताहिर सर आल्सो on a very eminent topic. I request all the members on the board that they must join tomorrow's session also. Right now I'll hand over the things to Mohammad Anwar sir. Mohammad Anwar sir हमारे साथ है। Sir, can you please share your thoughts, sir? Mohammad Anwar sir, am I audible to you, sir? Yes, sir. Your mic is unmute, sir. अनवर सर का सवाल था कि वो उनको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। Sir, am I audible to you, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, your reaction, sir, on Aisha Siddiqa ma'am's topic, sir. Sorry, sir. Actually, I was in other meeting. Yes, with yes, other I know, people. sir. So I didn't attend this classes. Yes, yes. So you can even Hyderabad ITA President Sohail sir is on the way. I told in the beginning only there was an important meeting. Just came to my office now. Actually, we are on the way. Okay, okay. So, sir, you discussed day before yesterday. We'll discuss for like 2 to 3 minutes regarding the state of schools. Can you please discuss that, sir? Can you discuss after complete this second meeting, next meeting? We have concluded the meeting, sir. Okay. तो ठीक है मैं अभी बात करता हूँ। ठीक है, राइट। तो एक्चुअली जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, हम जो है प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, अभी एक न्यूज़ आई है कर्नाटक स्टेट के अंदर जहाँ पर 0 ईयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से तो इस लिहाज से तेलंगाना स्टेट भी So तेलंगाना स्टेट में जो है, प्लीज एलाबोरेट व्हाट इज 0 ईयर, सर? सभी को 0 ईयर क्या है बताएंगे सर प्लीज। 0 ईयर मतलब क्या है कि पूरा साल भर स्कूल नहीं खुलेगा, स्कूल कॉलेज कुछ नहीं खुलेगा। तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर या कर्नाटक में, तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर होगा नेक्स्ट जून से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक, और 2021 का ईयर खत्म, 0 होगा। तो स्कूल खुलेंगे 21-22 में स्कूल खुलेंगे। तो वो एक एग्जाम्पल हो रहा है, तो उसके हिसाब से तेलंगाना भी वो फॉलो कर सकता है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये तमाम जितने साउथ के स्टेट्स है, बल्कि पूरा इंडिया को, क्योंकि कई एनजीओस और आरटीए एक्टिविस्ट है, ये तमाम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि दिस ईयर मेक इट 0 ईयर। तो उस लिहाज से देखते हैं तो कि तेलंगाना के जितने भी स्कूल्स है वो पूरे 1 साल के लिए नहीं चलेंगे। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं लो बजट प्राइवेट स्कूल्स है, जो रेंटल बिल्डिंग में जो स्कूल चलते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। क्योंकि हमें मालूम है कि जो लो बजट प्राइवेट स्कूल्स है उनका 70 to 75% का जो रेवेन्यू होता है दैट गोज टू सैलरीज एंड बिल्डिंग रेंट। ठीक है, और ऐसे भी जब स्कूल खुलते भी हैं, अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी खुलते भी हैं, तो तभी भी जो ना आपके पास जो स्ट्रेंथ है उसमें कि 50% ही स्ट्रेंथ आने के चांसेस है, क्योंकि पेरेंट्स भी दे डोंट वांट टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल्स। तो ऐसे भी बहुत लॉस होने वाला है, वैसे भी होने वाला है। तो मैं तमाम स्कूल वालों से यही मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट समझिए या सजेशन बोलिए कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए प्लान करना चाहिए आपको। अभी जो है कोई प्लान करके या न्यू एडमिशन लेने की कोशिश करना या अभी टेक्स्ट बुक्स बेचने की कोशिश करना या ऐसे नहीं करके
अभी जो भी पुराना ड्यू है, आप अपने पेरेंट्स का ख्याल करते हुए जो भी कुछ डिस्काउंट करते हैं या नहीं करते हैं, जैसा भी अपने हिसाब से अपने पेरेंट्स को समझ सकते हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से पुराना ड्यू के लिए बात करके रिपोर्ट्स इशू कर दे। और नए एकेडमिक ईयर के लिए जब तक के गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर नहीं आया, तब तक हम उसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग एक मरतबा बुक्स बेचते हैं या और कुछ करते हैं, तो उसके बाद अगर स्कूल 0 ईयर होता है, तो हमारे लिए फिर से फिर नया एक प्रॉब्लम होती है उसको कन्विंस करने का, या आपको और बहुत बार लॉस होगा, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स बुक्स लेके चले जाएंगे। उसके बाद 8 दिन के बाद जब एक आया कि 0 ईयर हो गया आपका, उसके लिए वो बुक्स पर नाम लिख के वगैरह लिखाएंगे, तो आप उस बुक्स को वापस नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम लोग तो थोड़ा सा नेक्स्ट एकेडमिक ईयर का जो 2021 का जो प्लानिंग है, चाहे वो बुक्स के लिए हो, चाहे न्यू एडमिशन के लिए हो, या मार्केटिंग करने के लिए हो, थोड़ा सा वेट करिए ताकि गवर्नमेंट से हमारे पास क्लियर कट न्यू इन्फॉर्मेशन मिले। वंस दे गिवन इन्फॉर्मेशन के भी चलो अगस्त में खुलेंगे या सितंबर खुलेंगे, मे बी डे आफ्टर टुमारो दे हैव अ मीटिंग विद हाई ऑफिशियल्स रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन सेक्टर के बारे में, तो हो सकता है 2 दिन में अपने को मालूम हो जाएगा। तो उसके साथ साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही जो भी डिसीजन लेना लीजिए। और पूरे स्कूलों से मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम स्कूल एक ही मतलब किस्ती में चल रहे हैं, सबके प्रॉब्लम सेम है, तो हम एक दूसरे को यूनाइटेड हो जाइए, के काम करने की कोशिश करिए। अभी हम देखते हैं आज भी जो ना सियासत के अखबार में एक न्यूज़ छपी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के बारे में कि बोले उसके अंदर पुरानी फीस बनना नहीं है, माफ़ कर दिए। ये कहीं पर भी सीएम नहीं बोला है, लेकिन कुछ अखबार वाले इसको लिखकर पेरेंट्स और मैनेजमेंट के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। हमारा काम ये हम थोड़ा सब्र करें, हम सबको यूनाइटेड हो के जो ना ऐसी चीज़ों का सामना करना है। तो लिहाजा हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आयाटा हो या और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी आवाज़ देती है तो हम तमाम के लिए इकट्ठा हो और इसके लिए लड़ने तैयार होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस। थैंक यू वेरी मच सर। मैडम का प्रोग्राम हम पूरा तफसील से नहीं सुन सके, ऑडियो अल्हम्दुलिल्लाह आते रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आपका। आईटा हैदराबाद की जानिब से हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और साथ ही साथ 100% पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से आपसे माफ़ी भी चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा बहुत जल्दी फिर आपकी हम खिदमत देने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम आईटा स्टेट के ज़िम्मेदारों का, ख़ासकर हमारे खैलत फैसरी साहब का और मुमताज़ साहब का और अजहर हुसैन साहब का, ताहिर फारूक साहब का और जनाब सबूर साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और थोड़ा सा लेट ज्वाइनिंग के लिए माजरत था हूँ मैं। आयशा सिद्दीक़ा मैडम साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सामने रखा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैडम आपका प्रोग्राम मंडल वाइज के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सो मच। यूसुफ सर 2 मिनट बोलेंगे सर। जैसा बात हुई थी 0 ईयर, नेक्स्ट ईयर 0 ईयर होने वाला है, तो एक टीचर से एक गुजारिश है कि थोड़े टॉपिक्स जो है अपने आप से प्रिपेयर कीजिए। अगर कोई मटेरियल की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत मटेरियल मेरे पास भी है, प्रोफेशनली ट्रेनर हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, इसलिए थोड़ा बहुत ट्रेनर मटेरियल के हद तक तो टॉपिक्स के हद तक सपोर्ट करने के लिए टीम है। उसके लिए अगर कोई टीचर इंटरेस्टेड है तो टीचिंग टॉपिक्स लेने के लिए या कोई सॉफ्ट स्किल के लिए लेने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, जूम ट्रेनिंग देने के लिए, उनके लिए सपोर्ट करने के लिए टीम है। अगर वो आपके नाम बताते हैं तो टॉपिक्स और कंटेंट शेयर कराने की कोशिश करेंगे। अजहर भाई आप भी सर बहुत पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया है। आप लोगों से गुजारिश है कि कल भी सेशन 4 बजे फारूक ताहिर साहब का अल्टरनेटिव वेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पे बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप ज्वाइन हुई है। इंशाल्लाह अगर 0 ईयर होता है तो हम और मोर टॉपिक के जरिए, हम कई टॉपिकों के जरिए आप तक पहुंचेंगे। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करिए। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह कल तक के लिए खुदा हाफिज़। यूसुफ साहब मीटिंग को क्लोज कर दीजिए सर। ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड है जूम मीटिंग्स लेने के लिए या कोई टॉपिक है, कोई अच्छा एरिया है, आपको नॉलेजेबल है वो एरिया के ऊपर, तो प्लीज़ शेयर करिए आपके टॉपिक को, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसका कंटेंट को आप शेयर करेंगे ताकि बेहतर सेशन देने के लिए, पूरे सपोर्ट देने के लिए तैयार है एक टीम। शुक्रिया। ओके सर। हाँ, पार्टिसिपेंट से गुजारिश ये है, अगर आपके पास अपने पास कोई अच्छे टॉपिक पे आप बोल सकते हैं तो वो हम तक उसकी पहुंचाइए। इंशाल्लाह हम मजीद जो भी सेक्शंस होंगे उसमें आपको मौका देंगे। ऐसा नहीं है कि हम ही बोलें। अभी हम दिल्ली से जो है ट्रेनर को हमने बड़ी मेहनत और कोशिशों से उनको ज्वाइन किया है, वैसे आप ही को भी हम सेक्शंस में ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अपने टॉपिक के जरिए
टॉपिक की अगर पर ग्रिप है तो उसके बारे में हमको इत्तला कीजिए इंशाल्लाह। जी सर, क्लोज करिए सर। थैंक